दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जीरो आवर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सबने अमेठी और रायबरेली की कहानी बहुत सुन ली है, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे ये दो निर्वाचन क्षेत्र, दो ये सीटें केवल और इन पर जो होने वाला चुनाव है, वो कैसे उत्तर प्रदेश के एक बड़े हलके, बड़े इलाके की राजनीति को, चुनाव को प्रभावित करने जा रहा है। दोस्तों अमेठी में राहुल गांधी नहीं लड़े, इस पर मीडिया के अलग अलग खेमों में, क्योंकि आजकल मीडिया भी खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ जिसको गोदी मीडिया कहते हैं वो है, दूसरी तरफ वो मीडिया है जो कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल कदम ताल करता नजर आता है और वो जम करके बीजेपी की आलोचना करता है। तो ये दोनों जो खेमे हैं मीडिया के, दरअसल ये दोनों निराश थे कि अमेठी में राहुल क्यों नहीं लड़े। पहला खेमा इसलिए निराश था जो गोदी मीडिया कहलाता है कि उसको लगता था कि अगर राहुल वहां उतर जाते हैं तो स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी, ये जो चुनाव होगा उसका मजा देखा जाएगा। और पूरे देश में पर्दे पर टीवी पुरम के, जो गोदी मीडिया का एक बड़ा पार्ट है जिसको मैं टीवी पुरम कहता हूं, तो टीवी पुरम पर हर दिन कुछ न कुछ चलता रहेगा और जिससे उनकी व्यूअरशिप बढ़ती रहेगी। लेकिन दोस्तों जो मीडिया टीवी पुरम की एंटीथीसिस है, यानी उसका उलट है, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं बड़े पैमाने पर, वो इसलिए निराश थे कि उनका जो नायक है या जिसको वो पसंद कर रहे हैं, वो नेता क्यों नहीं अमेठी लड़ा। अमेठी तो उसको लड़ना ही चाहिए था। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण उन्होंने फैसला किया। वो नहीं लड़े वहां और वो रायबरेली चले गए, जो सीट फिरोज गांधी के जमाने से उनके परिवार की सीट रही है। 1952 के चुनाव में फिरोज गांधी साहब, उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा, फिर दूसरा भी चुनाव लड़ा। कुछ साल के अंतराल के बाद मिसेस गांधी यानी फिरोज गांधी की धर्मपत्नी, उन्होंने चुनाव लड़ा और इसके बाद फिर कई लोग बीच में लड़े। बाद में सोनिया गांधी आ गई और सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी आ गए। तो इसकी बहुत सारी वजह हैं कि अमेठी में चुनाव वो क्यों नहीं लड़े। लेकिन दोस्तों आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं ये कि अमेठी का चुनाव, रायबरेली का चुनाव केवल दो सीटों पर ही नहीं इसका इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के उस इलाके की कई सीटों पर पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने, जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के जरिए और पार्टी के अन्य नेताओं जो वहां पर कैंपेनिंग करेंगे लगातार, राहुल गांधी शायद बहुत ज्यादा दिन उपलब्ध नहीं रहेंगे वहां कैंपेनिंग करने के लिए, क्योंकि वो लगातार पूरे देश में घूमने जा रहे हैं और जाहिर है हर जगह से उनकी मांग है। इंडिया अलायंस के सबसे स्टार कैंपेनर हैं, प्रियंका भी स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन अमेठी की जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दी है तो वो ज्यादा वहां रहेंगी। और आपको मैं बताऊं दोस्तों कि ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आसपास लड़ रहे हैं, उन सभी सीटों पर खासकर प्रियंका गांधी और अन्य जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार कैंपेन करें। तो इससे हो यह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो कैंपेनिंग के मामले में ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहती आई है, न जाने मैंने कितने सालों से। मैं समझता हूं कि 2014 की बात ये केवल नहीं है, 2014 से पहले भी जो बीजेपी की कैंपेनिंग होती थी चुनाव में, वो जबरदस्त होती थी। दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इस तरह की कैंपेनिंग की प्लानिंग बनाई है कि कोई जिला, कोई निर्वाचन क्षेत्र अछूता न रहे। और मैंने जो पता किया, पता चला कि ईस्टर्न यूपी में भी प्रियंका गांधी की कई सभाएं तय की जा रही हैं। तो अमेठी का चुनाव, जिसमें मुख्य, भले ही अनौपचारिक ढंग से ही सही, लेकिन जो जिसकी मुख्य प्रभारी एक तरह से प्रियंका गांधी को बना दिया गया है, अब प्रियंका पर ही निर्भर करता है कि केएल शर्मा जी की जो उम्मीदवारी है, जो नेहरू गांधी परिवार के बिल्कुल निकटतम व्यक्ति हैं, केएल शर्मा की जो उम्मीदवारी है उसको किस तरह से उनको उनको विक्ट्री के स्तर पर पहुंचाएं, किस तरह उनको जीत दर्ज कराएं, ये जिम्मेदारी प्रियंका की है। और मैं समझता हूं कि केएल शर्मा
को जो मीडिया के बड़े हल्के में बहुत हल्का कैंडिडेट समझा जा रहा था, वो बहुत ताकतवर होकर उभर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि वो अमेठी के जन जन तक उनकी पहुंच है। इतने सालों से कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ता था, उसका सारा का सारा प्रबंधन वही करते थे। गांव कौन से हैं, कस्बे कौन से हैं, शहर कौन से हैं, किस कस्बे का कौन इंचार्ज है, किस गांव का कौन प्रधान है, कौन मुखिया है, कौन ब्लॉक प्रमुख है उस ब्लॉक का, ये सारे के सारे ब्यौरे केएल शर्मा के पास होते थे। अब वही केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। और स्मृति ईरानी जी बड़ी मायूस भी हैं। स्मृति ईरानी की मायूसी का कारण यह है कि उनको राहुल गांधी नाम के एक ताकतवर राजनीतिक शत्रु की जरूरत थी। एक ऐसे राजनीतिक शत्रु की जरूरत थी जिसमें स्मृति ईरानी जी का स्टारडम और बढ़ेगा, वो और ज्यादा चमकेंगी राजनीति में, उनकी हैसियत, उनकी जो सियासी हैसियत है उसमें और इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष के सबसे टावरिंग पर्सनालिटी के खिलाफ वो लड़ेंगी। ये होता अगर अगर वहां से राहुल गांधी लड़ रहे होते। लेकिन अब वो मायूस हैं, क्योंकि राहुल उनका प्रिय राजनीतिक शत्रु नहीं वहां पर लड़ रहा है। तो अब उसकी जगह केएल शर्मा है, जिनके पास अपना कोई स्टारडम नहीं है, लेकिन जिसके पास जनता की ताकत है, जनता का समर्थन है, जनता के बीच में उसकी गजब की पैठ है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी सचमुच राजनीतिक रूप से अपने को डिमोरलाइज फील कर रही हैं। और ये राहुल की स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी ताकत है। राहुल की स्ट्रेटजी के इस पहलू को आमतौर पर मीडिया ने नजरअंदाज किया, लेकिन दरअसल स्ट्रेटजी यही है, यह भी एक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही है, लेकिन यह भी एक है। और दोस्तों, आप देखे होंगे कि कल के बाद से ही लगातार उन पर इतने हमले हो रहे हैं राजनीतिक तौर पे। माननीय प्रधानमंत्री कर चुके हैं, अमित शाह जी कर चुके हैं, न जाने बीजेपी के नेता क्या क्या कह रहे हैं उनको, और उसका जवाब भी दिया जा रहा है। जवाब स्वयं राहुल गांधी अब नहीं देते। राहुल गांधी अब जवाब देना होता है एक लाइन में दे देते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी तो जम कर दे रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस वक्त जो चुनाव अमेठी और रायबरेली का है, ये सिर्फ दो उम्मीदवारों या दो बनाम दो यानी चार उम्मीदवारों का चुनाव अब नहीं रह गया है। ये उत्तर प्रदेश में आसपास की अनेक सीटों को इंपैक्ट करेगा, उन पर प्रभाव डालेगा। और इसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ एक लोगों को बाकायदे लगाया गया है। अभी जो मेरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कई कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के सम्मेलन बुलाए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को बुलाया जा रहा है। उसमें उत्पीड़ित समाजों के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। कांग्रेस पहले कभी इस तरह से नहीं काम करती थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुत योजना के साथ, भले ही उसकी ताकत उत्तर प्रदेश में कम क्यों ना हो, और निसंदेह कम है, उसके पास अच्छे काडर नहीं है, उसके पास संगठन अच्छा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो अजय राय हैं, वो स्वयं उस तरह से खांटी कांग्रेसी नहीं है, और राहुल गांधी के मिजाज के तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, और आलोचना अगर कर भी रहा हूं तो एक पत्रकार का काम यही है। लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी जिस तरह की कांग्रेस चाहते हैं, उस तरह की कांग्रेसी अजय राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद की लीडरशिप नहीं है, पार्टी उस तरह की नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के काफी महत्वपूर्ण नेता इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को, जो खोया हुआ था आधार उनका, कैसे उसको फिर से जीवित किया जाए। और ये जो दो चुनाव हैं, रायबरेली में यूं ही नहीं गए हैं राहुल गांधी, ये जो दो चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण मुकाम है। ये एक तरह से ये मुकाम है कि यहां से इन मुकामों पर पहुंच करके आगे और बढ़ना है। ये एक तरह से यूं कहा जाए कि ये ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट से आगे विस्तार की पूरी गुंजाइश क्या है, इसकी इसकी तलाश की जाए। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए खास तौर पे रायबरेली का चुनाव और अमेठी का चुनाव, दोनों कांग्रेस की राजनीतिक जो स्थिति है उसमें सुधार और विस्तार की, मैं समझता हूं कि एक बड़ी पहल इन दोनों चुनाव से होने जा रही है। और इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ एक सदस्य और स्वयं प्रियंका गांधी इसमें लगी हुई है। देखना होगा इन दोनों चुनावों को कि कितना दिलचस्प होते हैं और भारतीय जनता पार्टी इनका मुकाबला कैसे करती है। अब प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये फिर हारेंगे, वहां हारे, यहां हारे, वायनाड गए, वायनाड में भी हार रहे हैं। उनका बस चले तो इस दुनिया में कहीं से भी कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ वही जीतेंगे। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो अपने लिए सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री
जी भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहेंगे तो किसके लिए कहेंगे। लेकिन यह भी एक तरह का राजनीतिक वर्चस्ववाद है, एक तरह का सर्वसत्तावाद है कि कोई जीतने ही नहीं देंगे। अरे भाई जीतेंगे नहीं लोग तो विपक्ष कहां से होगा, और विपक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कैसी होगी। ये कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें विपक्ष को आप जीतने ही नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि वो जीत ही नहीं सकते, वो तो वहां भी आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं, वहां भी हारेंगे। भाई ठीक है, लेकिन ये कहने की जरूरत क्या है, आप हराइए ना। जनता हराती है ना, केवल नेता और पार्टी नहीं हराते हैं। लेकिन जिस तरह जिस टोन में कहा जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि किसी को कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जो हमारी जानकारी है, वायनाड में राहुल गांधी की जो जीत है वो, उसको लेकर वहां के जो वाम मोर्चे के लोग हैं जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, वहां पर बीजेपी मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं है। वाम मोर्चे में भी कई लोगों से मैंने बातचीत की और वो भी कहते हैं कि जो पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न जो नजर आया है उसमें राहुल गांधी का जीतना वायनाड में बहुत आसान है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं वायनाड में हार रहे हैं इसलिए आ गए हैं रायबरेली। अब रायबरेली में जीतेंगे हारेंगे ये मैं उद्घोषणा नहीं करूंगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं इस तरह के भविष्यवाणियों में यकीन नहीं करता हूं। लेकिन यकीनन मैं कह सकता हूं कि रायबरेली कांग्रेस पार्टी के लिए, इसके बावजूद कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आधार कमजोर है, उस परिवार के लिए, कांग्रेस के प्रथम परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, ताकत है उनकी वहां, और थाती भी है। थाती का मतलब विरासत, और वो विरासत है कि वहां पर खानदान के अनेक लोगों ने काम किया है, पार्टी ने काम किया है, और एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है उसमें। लेकिन इस चुनाव का उपयोग राहुल गांधी केवल एक सीट जीतने के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के उन हलकों में अपने आधार को जीतने के लिए, अपने आधार, खोए आधार को हासिल करने के लिए कर रहे हैं इसका इस्तेमाल, जो उनसे बिछुड़ गया था हाल के वर्षों में, हाल के दशकों में। देखना होगा इसमें उनको कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।